Hello my dear students, today we will start chapter 14 water on the earth. Let's start our chapter. First of all, humidity. Humidity क्या होती है? The content of moisture in the air is a very vital factor for life on the earth. This moisture is referred to as humidity and keep varying from time to time and from place to place depending on the rate of evaporation. When the amount of water vapor in the air exceeds the capacity of the air to retain it, it falls on the earth as rain. जो मॉइस्चर है अर्थ पे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए. इसको ह्यूमिडिटी भी बोला जाता है. अब ये डिफरेंट प्लेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये डिपेंड करता है रेट ऑफ एवापोरेशन सिस्टम पर. नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर. दस व्हेन टेम्परेचर इज़ हाई ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो हाई एंड वाइस वर्सा. जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये एक रेशियो होता है किसके बिटवीन, जैसे एयर मास और टेम्परेचर के बीच में. ये काफ़ी मीनिंगफुल होता है. एब्सोल्यूट जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसको मेजरमेंट का वे है परसेंटेज. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर कॉलम इज कॉल्ड, कि जो एयर में है जितना भी टोटल अमाउंट वेपर का उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं. अब इसका जो मेजरमेंट का वे है वो ग्राम्स पर क्यूब मीटर. नेक्स्ट इज एवापोरेशन. वाटर कैन चेंज from to another by absorbing out heat. In summer when the temperature rise, the snow on mountains absorb heat, melt and run down in streams. During the day, water bodies on the earth absorb heat and some of the water changes into water vapor and goes into the atmosphere. Evaporation में क्या सिस्टम होता है कि जैसे वाटर है, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि बर्फ़ है जो वो हीट ऑब्जर्व करती है तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. माउंटेन्स पे जैसे जो स्नो है वो हीट जब उसको मिलती है तो वो मेल्ट हो जाती है और उसमें फिर वो झरनों में बहने शुरू कर देती है, स्ट्रीम्स में बहने शुरू कर देती है. अब दिन के टाइम में जो वाटर बॉडीज़ है अर्थ पे वो हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कुछ इसमें से वाटर वेप में चेंज हो जाते हैं, कुछ जैसे कि भाप बनना शुरू हो जाता है एटमॉस्फेयर में. The process by which water change into water vapor is known as evaporation. वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना evaporation कहलाता है. Next we have condensation. Condensation is the process by which water vapor in the air change to liquid or solid on the cooling. This takes place when most air loses temperature. When air reaches the temperature at which condensation starts, the temperature is called dew points. देखिए कंडेंसेशन में क्या सिस्टम होता है. जैसे अगर हम आपको कहें कि आप एक ठंडे पानी का गिलास लो, ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे आप उसमें उसके आसपास छोटी छोटी फॉर्म में वाटर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है. वो कंडेंसेशन सिस्टम होता है कि सॉलिड, जैसे सॉलिड को जब लूज टेम्परेचर में लेकर के आते हैं तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है. अब जो टेम्परेचर सिस्टम है जैसे कंडेंसेशन स्टार्ट होती है इसको ड्यू पॉइंट्स कहते हैं. तो एक छोटी छोटी जैसे ओस की बूंदें टाइप से बननी शुरू हो जाती हैं. फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, फॉर्म बतानी है किस किस टाइप की होती है कंडेंसेशन. एक फ्रोस्ट होती है, ड्यू, क्लाउड्स, मिस्ट एंड फॉग. फ्रोस्ट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि एक फ्रीजिंग पॉइंट में वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट होता है आइस क्रिस्टल्स में. आपने देखा होगा कि बहुत ठंड के मौसम में वाइट कोरा टाइप से जम जाता है ना, तो वो फ्रोस्ट सिस्टम हो जाता है. दीज क्रिस्टल्स एंड शीट्स आर कॉल्ड फ्रोस्ट. इनको फ्रोस्ट कहते हैं. ड्यू क्या होता है? उसकी बूंदें आपने देखी होंगी विंटर सीजन में, जैसे कि मोस्ट एयर कम इन कॉन्टैक्ट with the cold ground surface, water vapor change into water and we see them as dew drops on grass and other plants. प्लांट्स के ऊपर छोटी छोटी उसकी बूंदें होती है ना, ये विंटर के सीज़न में होती हैं. जैसे कि वो मोस्ट एयर आती है ना कॉन्टैक्ट में, तो उसकी वजह से होता है ये सारा सिस्टम. क्लाउड्स आर मिस्ट और
fog at the upper level of the atmosphere. There are various types of clouds. देखिए clouds कितने types के होते हैं. जो nimbus होता है वो dark cloud होते हैं, जो cumulus होता है वो white और grey, और जो cirrus होता है वो feather, एंड जो stratus होता है वो बिल्कुल white sheets होती हैं. Mist and fog. जो मिस्ट एंड फोग क्या होती है, जैसे धुंध आपने देखा होगा ड्यूरिंग विंटर. द वाटर वेपर इन द एटमोसफियर कंडेंस अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर टू फॉर्म फॉग एंड मिस्ट. द phenomenon is column in the morning. Mist is thinner and fog is thicker. These water droplets greatly reduce visibility during winters. विंटर्स के टाइम में आपने देखा होगा ना कितनी सारी धुंध हो जाती है, तो ये सारा एटमॉस्फेयर की वजह से होता है. नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल. वाटर साइकिल का देखिए, ये आप अच्छे से रीड कर लोगे. द वाटर दैट एवापोरेट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर. सम ऑफ दीज वाटर वेपर कंडेंस टू फ्रॉम क्लाउड्स एंड अल्टीमेटली कम बैक टू द अर्थ सरफेस एज प्रेसिपिटेशन. चलिए इस इमेज के थ्रू हम समझते हैं. यू कैन सी हियर. सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड वाटर है, ये ओशियन वाटर है, और ओशियन वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन करके उड़ना शुरू हो जाता है. ये देखिए, ये फिर क्लाउड्स बन जाते हैं यहाँ पर. और जब ये इतना हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और किसी माउंटेन से टकराता है, तो ये यहाँ पर रेन स्टार्ट हो जाती है, ये लैंड प्रेसिपिटेशन. उसके बाद क्या होता है, ये वाटर फिर से अर्थ पे आता है किसी न किसी फॉर्म में, और फिर से स्टीम बन करके सेम एज फॉर्मूला में ये चलता है. तो इसको वाटर साइकिल कहते हैं. नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन. क्लाउड्स हैव मिलियंस ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स. सम ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स फॉल वेरी स्लोली while some are carried up by air currents. The moving droplets bumps into each other the stick together to form larger droplets. In the way, droplets grow in size until they are too heavy to float. Then they fall as rain like water droplets. Ice crystals present in clouds may also grow in size, become heavy and fall as flakes of snow. The falling of condensed water vapor is called precipitation. क्लाउड्स में बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं. अब जब ये ड्रॉपलेट्स, कुछ ड्रॉपलेट्स होती हैं काफ़ी स्लो फॉर्म में होती हैं, और कुछ होती हैं वो एयर के थ्रू इसमें ले जाई जा सकती हैं. जब ये काफ़ी थिक हो जाती हैं, तो ये जैसे फुल साइज़ में क्लाउड्स अगर फ्लोट कर रहे हैं, तो ये कहीं किसी ना किसी फॉर्म में फिर यहाँ पे रेन हो जाती है. ठीक है. इसी तरह जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसी तरह आइस क्रिस्टल भी प्रेजेंट होते हैं, और इनका साइज़ बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हैवी फ्लेक्स, स्नो फ्लेक्स होती हैं. जो फॉलिंग होती है कंडेंस वाटर वेपर की, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन. नेक्स्ट वी हैव रेन. रिलीफ रेनफॉल. रिलीफ रेनफॉल occur when a mountain or highland lie in the path of most wind. The side of the mountain that faces the wind is called the विंडवर्ड साइड. देखिए, रिलीफ रेनफॉल में क्या होता है, जैसे कि जब रेनफॉल होने से पहले जो मोस्ट विंड है वो माउंटेन या हाईलैंड से टकराते हैं, तो जो रेन होती है वो रिलीफ रेनफॉल होती है. इसमें माउंटेन की जिस साइड मोस्ट विंड होती है उसे विंडवर्ड कहते हैं. द वार्म मोस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज अलोंग द विंडवर्ड स्लोप ऑफ द mountains. As the air ascends, it cools and gets stored, and finally there is condensation and rainfall as air descends down the other side of the mountains, known as the leeward side. Next we have convectional rainfall. Convectional rainfall occurs through the year in the equatorial belt. During the day, the nearly vertical rays of the sun heat up the land surface. The air near the surface also gets heated and rise. The cooler air from above sinks only to be heated and forced to rise again. Thus a convectional air current is set up. As the hot air rises, it cools and gets stored. Clouds from when the air cools further
to from water droplets or ice crystals. These clouds lead to very heavy rainfall towards the afternoon or the evening. This kind of rain is often accompanied by thunder or lightning. जो कन्वेंशनल रेनफॉल होती है ये बहुत कम होती है, ये जो इक्वेटोरियल बेल्ट्स है इसके नियर बाय होती है, ठीक है। ये होती है जैसे सन की डायरेक्ट रेज जब अर्थ पर पड़ती हैं इससे बहुत हीट हो जाती है, इसकी वजह से इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम होने वाली रेनफॉल होती है और ये बहुत हैवी होती है। सम टाइम इसमें थंडर या लाइटनिंग मतलब तूफान भी आता है और बिजली भी काफ़ी कड़कती है। नेक्स्ट वी हैव फ्रंटियल और साइक्लोनिक रेनफॉल। Within a cyclone, warm air and cold air from opposite direction often meet. When they meet, a zone of separation called front is formed. Warm air, which is lighter, rise obliquely over the heavier cold air. As the warm air rises, it cools, condenses, and causes rain. Frontal rainfall is very common in the subpolar low pressure belts. Here cyclonic occur when the warm west rise and forced to rise over the cold polar. जैसे कि सम टाइम क्या होता है, वार्म एयर होती है और कोल्ड एयर होती है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो टकरा जाती हैं और इनकी वजह से मतलब जो सिस्टम होता है वो साइक्लोनिक सिस्टम होता है। ये मोस्ट ऑफ द होता है कोल्ड पोलर एयर की साइड्स में। नेक्स्ट वी हैव सर्कुलेशन ऑफ द ओशियन वाटर। Waves. The wind produces waves which are up and down movements. The water moves vertically without any horizontal change of the position. The speed and duration of the wind determine the size. जो wind होती है वो waves को, जो लहरें होती है समुद्र की आपने देखा होगा ना, तो वो waves को अप और डाउन करती है। जो water है वो vertically मूव करती है बिना किसी horizontal change के या पोजीशन के। जो स्पीड होती है जैसे कि विंड जो सिस्टम होता है वो स्पीड को डिटरमाइन करता है, स्पीड को और साइज को। नेक्स्ट वी हैव टाइड। टाइड क्या होता है, जैसे कि दिन में जो सी लेवल है वो अप और डाउन होता रहता है, ये टाइड्स होता है, ठीक है। ये साइक्लिकल मूवमेंट होती है जो कि जनरेट करता है, ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर डिपेंड करता है। सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस टाइम में जैसे कि आप सबको पता है कि मून नियर बाय है और सन है वो अर्थ से दूर है, जैसे कि हमारी अर्थ राउंड कर रही है सन के चारों तरफ, ठीक है, और मून कर रहा है हमारी अर्थ के चारों तरफ। जब फुल मून जब होता है तो ग्रेविटेशनल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अर्थ का, तो इस टाइम में जो ओशियन वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है, ठीक है। और जिस टाइम में सन की डायरेक्शन होती है तो वो काफ़ी डाउन हो जाता है। मतलब कि हर 6 आवर्स के बाद जो ओशियन वाटर है वो अपनी फॉर्म चेंज कर देता है। ओशियन वाटर का अप एंड डाउन होना ही टाइड कहलाता है। टाइड्स के यूजेस क्या हैं? हाई टाइड देखिए कहाँ कहाँ हेल्प करता है। एक तो ये ओशियन वाटर को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, द शोर जैसे कि बिग शिप्स होती हैं वो सेल ऑफ मतलब तैर करके बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाती हैं। सेकंड पॉइंट है, इसकी वजह से जो रिवर वाटर है वो भी एक लेवल में आ जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर पोर्ट्स हैं ईजिली वो मतलब अच्छे से जो सी पोर्ट होता है उस पर काफ़ी हेल्प हो जाती है। हाई टाइड्स कैरी अवे डिपोजिशन ऑफ मड एंड सॉयल। रिवर्स के आसपास जो हाई टाइड्स है वो मड और सॉयल डिपॉजिट कर देता है, जिससे कि रिवर का वाटर रेज हो जाता है। सी वाटर ब्रिंग सैलिन फ्रीज एट अ मच लोअर टेम्परेचर देन फ्रेश वाटर। जो समुद्र वाटर है वो ज़्यादा जल्दी फ्रीज नहीं होता, जैसे कि एक नॉर्मल वाटर सिस्टम से देखते हैं। तो टाइड्स हैं। नेक्स्ट वी हैव ओशियन करंट्स। In certain parts of the ocean, the water move along a definite direction. These masses of ocean water moving in definite direction are called ocean currents. कुछ ओशियंस में जो ओशियन वाटर है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस सिस्टम को कहते हैं ओशियन करंट्स। अब ये कहीं स्लो होता है, कहीं काफ़ी स्पीड्स में होते हैं ये, ठीक है। अब ये डिपेंड करते हैं विंड के ऊपर कि किस तरह की विंड का प्रेशर है
उसके अकॉर्डिंग ये ओशन करंट्स बनते हैं। समटाइम ये वार्म वाटर कैरी करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, हायर लैटिट्यूड में, तो उनको वार्म करंट्स कहते हैं। और जहाँ पर ये कोल्डर वाटर कैरी करते हैं हायर लैटिट्यूड्स में, तो वहाँ पर लोअर जो लैटिट्यूड्स हैं उनको कोल्ड करंट्स वाटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी हियर ओशियन, पैसिफिक ओशियंस। सभी ओशियंस हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिफिक ओशियंस, यू कैन सी इन द मैप पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन की अगर हम बात करें, इसकी एवरेज है, इसकी डेप्थ है 4000 मीटर। ये जो है वर्ल्ड का 1/3 शेप में, अगर हम देखें इसका ट्रायंगुलर शेप में है, और अर्थ के सरफेस पे 1/3 के एरिया में है। इसकी जो सबसे डीपेस्ट है, इसमें माना जाता है जो मारियन ट्रेंच है। ठीक है, नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन यू कैन सी हियर, ये एस वाली शेप में है, यू कैन सी अटलांटिक ओशियन एस वाली शेप में है ये, और इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है ट्रेड पर्पस से। ठीक है, जो इसको बिजीएस्ट ओशियन माना जाता है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, बिकॉज ये यूरोप और अमेरिका की मार्केट में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। और ये जॉइन करता है आर्कटिक ओशियन नॉर्थ में एंड साउथ ओशियन साउथ में। नेक्स्ट वी हैव इंडियन ओशियन, यू कैन सी इंडियन ओशियन। हियर यू कैन सी इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओशियन है। ये एक ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे, इंडिया के नाम पे रखा हुआ है, और ये सराउंडेड है इसके अफ्रीका टू वेस्ट और एशिया टू नॉर्थ एंड ऑस्ट्रेलिया टू ईस्ट। ये जो ओशियन है ये काफ़ी ट्रेड और ट्रैवल की फैसिलिटीज़ देता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसका जो डीपेस्ट पार्ट है वो सुंदर ट्रेंच है, जिसकी डेप्थ अगर हम देखें 7400 मीटर है। आर्कटिक ओशियन, यू कैन सी इन योर मैप आर्कटिक ओशियन ऑन द अपर साइड इन द मैप। आर्कटिक ओशियन मोस्ट ऑफ द फ्रोज़न में, काफ़ी फ्रोज़न सिस्टम में रहता है ये नॉर्थ पोल में है, और नॉर्थ पोल काफ़ी कूलिंग वाला एरिया माना जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ कनाडा हो गया, मोस्ट ऑफ द ये बर्फ़ से ढका हुआ ही होता है। जो साउथर्न ओशियन है, इसमें साउथ के जो वास्ट ओशियन है वो जॉइन है, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। ये मोस्ट ऑफ द ईयर ये फ्रोज़न सिस्टम में ही रहता है। ये ट्रेड और ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। जो ओशियन है, इसमें मोस्ट ऑफ द जो वास्ट आइस शीट्स ही मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आप यहाँ सुनामी वाला सिस्टम देखोगे।